हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 2 जो कि हम पढ़े थे सॉल्यूशन केमिस्ट्री में। इसका हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 8 और इस वीडियो के लेक्चर में हम बात करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, देखो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। बस थोड़ा सा क्या करना है ना कि आपको अपने माइंड को है ना थोड़ा सा ओपन करके रखना है और चीज़ों को थोड़ी सी समझनी है ना। अगर समझ लिया अगर आपने एक चीज़ समझ लिया तो जस्ट आप इसका दूसरा वाला पैटर्न भी आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और आई होप इसके पहले आपने पिछले वाले वीडियोज़ को देखा होगा, ठीक है, और तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। देखो, तो बेसिकली अब ये जो हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन का ये जो कॉन्सेप्ट आया है, ये बेसिकली आया है आपके राउल्स लॉ से, है ना। देखो, अगर सिंपल सी बात है, जैसे आप कहते थे ना, जैसे देखो आपने ओम्स लॉ में पढ़ा था ना कि कुछ ऐसे हमारे जो कंडक्टर्स होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, नहीं फॉलो करते, तो वैसे ही समथिंग कुछ सिस्टम यहाँ पर भी है। तो आइडियल में हम बात करेंगे कि ऐसे सॉल्यूशन जो आपके राउल्स लॉ को फॉलो करेंगे, है ना, तो हम उनको कहेंगे कि हमारा ये जो सॉल्यूशन है वो एक आइडियल सॉल्यूशन है। और नॉन आइडियल में जस्ट आप उसका अपोजिट समझ लेना है कि ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे वो हमारे नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहलाएंगे। ओके, तो देखो हमने कहा सर कि आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है, तो बेसिकली हम यहाँ पर देखो हम किसकी बात करते हैं, बात करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन की। पूरे के पूरे चैप्टर में तो हमने क्या पढ़ा है, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा है ना। तो हमने कहा सर मेरे पास बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब हमको शुरू से बताते चले आ रहे हैं क्या, किसके टू कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं, टू कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, दैट इज एक आपका होता है सॉल्वेंट और एक आपका होता है सॉल्यूट। ठीक है, सॉल्यूट, दैट इज हम उसको क्या कहते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें बेसिकली देखो आइडियल नॉन आइडियल के केस में हमें जो लेना है वो मे बी हमारी टू लिक्विड्स हो सकती है। टू लिक्विड्स, तो टू लिक्विड्स का आपको मतलब, अगर हम ऐसे कहते हैं टू लिक्विड्स, तो टू लिक्विड्स का मतलब क्या है कि जो आपका सॉल्वेंट है वो भी एक लिक्विड है, जो सॉल्यूट है वो भी एक लिक्विड है। ठीक है, तो हमने क्या किया सर, हमने लिक्विड्स को हमने कैटेगराइज कर दिया। किसके बेसिस पर, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को हमने मतलब हमने इसको कह दिया कि अच्छा ये आइडियल होगा, ये नॉन आइडियल होगा, है ना। किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ राउल्स लॉ। तो फर्स्ट हम बात करते हैं सबसे पहले अपने आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखो है कुछ नहीं, एक ऐसा एक थ्योरी है, बस थ्योरी आप समझना। ठीक है, मे भी हो सकेगा तुम इसका नोट्स जो है वो जल्दी अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिक पहले आपको थ्योरी समझनी है। अगर आपने थ्योरी समझ ली तो बहुत आसानी से आप इसको खुद से एक्सप्लेन करके बता सकते हो, समझना है ना, खुद से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। देखना लास्ट में आपको पता चलेगा। ओके, लास्ट में जैसा भी लगेगा आप कमेंट करके बताओगे। देखो, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगा लो आइडियल सॉल्यूशन। ओके बच्चे, लगा लिया अपनी हेडिंग। देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को फॉलो करेंगे। राउल्स लॉ मतलब समझ रहे हो ना, आपने जो कहा था पार्शियल प्रेशर ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट इज इक्वल टू, समझ रहे हो। तो आपने कहा कि अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी, इज सेड, बहुत आसान है यार, इज सेड टू बी आइडियल if it obeys, OBEY, okay, if it obeys the Raoult's law, RAOU, okay, राउल्स लॉ। ठीक है, मतलब ये राउल्स लॉ को अगर क्या करता है, अगर ये फॉलो करता है तो हम कहेंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, एक आइडियल सॉल्यूशन होगा एट ऑल टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। किसी भी कंसंट्रेशन या किसी भी टेम्परेचर का हो, तो अगर ये फॉलो करेगा तो हम कहेंगे कि हमारा ये क्या है, एक आइडियल सॉल्यूशन है। ठीक है, कंसंट्रेशन सिंपल। अगर आइडियल आइडियल सॉल्यूशन का अगर डेफिनेशन आता है तो आप क्या लिखोगे, सिंपल आप नहीं बात लिखोगे। ठीक है ना। अब देखो, अब इसके पीछे का हम रीजन समझते हैं कि हम इसको आइडियल क्यों कह रहे हैं। बेसिकली ये कैसे हमारे किस तरीके से ये राउल्स लॉ को फॉलो कर रहा है। देखो, आपने राउल्स लॉ में आपने क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास अगर दो कंपोनेंट होते थे, समझते हैं इसकी थोड़ी सी पहले हम बेसिक्स, हम इसका प्लॉट को समझते हैं। आप इसको आइडियल सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हो, तो आपने देखो दो चीज़ें पढ़ी थी, मतलब आपने एक चीज़ पढ़ी थी क्या, राउल्स लॉ का आपने लॉ पढ़ा था। क्या था वो, कि आपके पास अगर दो सॉल्यूशन होते थे ए एंड बी, मतलब दो कंपोनेंट होते थे, इफ ए एंड बी, मान लो हमारे पास टू कंपोनेंट है, टू कंपोनेंट है। अच्छा, मान लो आप कह रहे हो सर हम तो ए और बी नहीं मानते थे, हम वन और टू मानते थे, कोई बात नहीं। आपने कहा सर इफ वन एंड टू आर टू कंपोनेंट्स, मतलब कोई एक कंपोनेंट और कोई दूसरा कोई एक, मतलब एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, ठीक है, टू कंपोनेंट्स है।
तो आप क्या कहते थे उस केस में, आप कहते थे ना, मान लो हम कहते थे सर P1 पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट फर्स्ट, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट फर्स्ट क्या होता था बताओ मेरे को, ये होता था P1 नॉट और x1। फिर एंड हम बात करते थे अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 की, तो हम कहते थे सर P2 इज इक्वल टू P2 नॉट x2, यही तो कहते थे। अच्छा, फिर अगर आप इसका P टोटल निकालते थे तो क्या कहते थे, P टोटल इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ 1 प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ 2 अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, जो आपके जॉन डाल्टन का नाम सोच करके ना ऐसा लगता है कि काफ़ी ऐसे कोई बूढ़े से आदमी होंगे और जो ऐसे लालटेन लेकर के ऐसे चलते हैं, मेरे ख्याल में तो देखो कुछ ऐसा ही आता है जॉन डाल्टन। जब भी इनका नाम सुनते हमें ऐसा ही फील होता है कि मतलब कोई बूढ़ा सा इंसान और ऐसे लालटेन लेकर के चल रहा है, ठीक है। ओके, तो ये हमने कहा था, ये हमने राउल्ट्स लॉ, इस तरीके से हमने क्या किया था, राउल्ट्स लॉ को हमने डिफाइन किया था। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर बड़ी बात क्या होती है कि यहाँ पर आपके पास जो दोनों कंपोनेंट्स हैं, बात समझना, यहाँ पर जो आपके पास दोनों कंपोनेंट है वो कैसे होना चाहिए, वो वोलाटाइल नेचर के होने चाहिए। तो आपने कहा कि हमारे ये जो टू कंपोनेंट्स हैं, टू कंपोनेंट्स आर इन वोलाटाइल नेचर। भाई देखो, कुछ एक्स्ट्रा बात तो नहीं बता रहे हैं, सेम आप पुरानी वाली चीज़ें तो पढ़ रहे हो ना, आपने अगर बेसिक, अगर स्टार्टिंग आपने अच्छे से पढ़ा है तो सब देखो वही चीज़ें चलेंगी, ठीक है फिलहाल। अच्छा, तो देखो अब हम इसको आइडियल क्यों कह रहे हैं, देखो अब इसके पीछे का देखो रीज़न क्या है, मेरी बात समझना। देखो इसके पीछे का रीज़न ये है कि ये देखा गया, देखो कि जो, मान लो आपने कहा सर मेरे पास दो कंपोनेंट, ध्यान समझना यहाँ पे, ये बात अब ध्यान समझोगे तो आगे की चीज़ आपको समझ में आएगी। आपने कहा सर मैं इसको आइडियल क्यों कह रहे हैं, तो ये देखा गया कि जब ये सॉल्यूशन नहीं थे, सॉल्यूशन नहीं थे का मतलब क्या है कि जब हमारे कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 जब अलग अलग था, है ना, तो ये देखा गया कि कंपोनेंट 1 के जो मॉलिक्यूल्स हैं, बात समझना, कंपोनेंट 1 में भाई सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे ना, कंपोनेंट 1 में क्या होंगे, सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे। कंपोनेंट मान लो आपके पास जो 2 है उसमें सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो कंपोनेंट 1 में और कंपोनेंट 2 में जो मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच की जो अट्रैक्शन थी, है ना, वो कंपोनेंट 1 वाले मॉलिक्यूल्स के बीच की अट्रैक्शन और कंपोनेंट 2 में जो भी मॉलिक्यूल्स थे उनके बीच का अट्रैक्शन, और फिर जब उनको मिलाया गया, समझ रहे हो, फिर उनको जब मिलाया गया तो मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना, अब उस सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट 1 और कंपोनेंट 2 के जो बीच के जो मॉलिक्यूल्स का जो अट्रैक्शन हुआ वो सेम अमाउंट में मिला। मेरी बात समझो, मैंने क्या कहा दी, इतनी बातें आपको समझ नहीं। देखो आपने कहा सर क्या हुआ कि जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस थी, इंटर मॉलिक्यूलर interaction no interaction between the component मान लो हमने कहा कि पहले हम मान लो किसका ले ले, हमने कहा सर कंपोनेंट 1, ठीक है। तो मान लो कि 1 में अगर ए टाइप के अगर मॉलिक्यूल्स है, समझो मेरी बात, कंपोनेंट 1 में अगर ए टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं तो उन्होंने ये कहा कि इंट्रैक्शन, द इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट, इंट्रैक्शन बिटवीन, एक मिनट, कुछ गड़बड़ सेंटेंस बन रहे हैं ना, देखो कुछ गड़बड़ सेंटेंस बन रहा है। देखो हम ये कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर, देखो पहले जैसे पहले हमने मान लो आपसे क्या कहा कि पहले हम ए की बात, देखो समझ लो, आप खुद से बना करके लिख सकते हो। आपने कहा सर पहले हम अपने ए वाले मॉलिक्यूल्स क्या, हम पहले अपने 1 वाले मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। तो आपने कहा कि इंटर मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन, है ना, फाउंड इन प्योर कंपोनेंट फर्स्ट, प्योर कंपोनेंट आपका जो 1 वाला जो कंपोनेंट है उनके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर जो इंट्रैक्शन है वो, मान लो आपने कहा सर फर्स्ट वाले मान लो ए मॉलिक्यूल्स थे, तो उनके बीच का जो इंट्रैक्शन है दैट इज ए, और ए के बीच का जो इंट्रैक्शन है, ठीक है, वो किसके एंड प्योर कंपोनेंट, आपके पास जब एक दूसरा वाला जो प्योर कंपोनेंट है, दूसरा वाला प्योर कंपोनेंट 2, है ना, इनके बीच का जो अट्रैक्शन है दैट इज, मान लो आपने कहा सर कंपोनेंट 2 में हमारे बी टाइप के हमारे मॉलिक्यूल्स थे, तो प्योर कंपोनेंट ऑफ बी टाइप्स, तो इनके बीच का जो मॉलिक्यूलर जो इंट्रैक्शन था और इनके बीच का जो मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन था वो इक्वल था, किसके इक्वल था, तो वो इक्वल था इंटर मॉलिक्यूलर interaction between the components
यानी कि ए और बी, समझ गए। मतलब आपने जब उसको मिलाया तो अब भाई फर्स्ट वाले कंपोनेंट के पास ए टाइप का इंटरेक्शन है, सेकेंड वाले कंपोनेंट के पास बी टाइप का इंटरेक्शन है, और जब आपने उन दोनों को जब मिला दिया तो अब ए वाले में से ए वाले का और बी वाले में से बी वाले का, अब उनके बीच का जो इंटरेक्शन देखा गया वो सभी के इक्वल लगा। तो सभी के इक्वल लगा तो हमने कह दिया कि सर हमारा ये क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है। अब देखो, अब यहाँ से हम कुछ बातें और सीखेंगे। अब अगर ऐसा है यहाँ से बात समझना, अगर ऐसा है तो अब हम इस बेसिस पे कहेंगे कि सर हमारा जो आइडियल सॉल्यूशन है वो कुछ कंडीशन को फॉलो करेगी। इसके बेसिस पे ध्यान से समझना, इसके बेसिस पे हम ये बताएंगे कि हमारी जो आइडियल सॉल्यूशन है वो कुछ कंडीशन को फॉलो करेगी। कौन सी कंडीशन को फॉलो करेगी, देखो बहुत ध्यान समझना। आपने कहा सो आइडियल सॉल्यूशन फॉलो सम कंडीशन। अगर ये कंडीशन है तभी हम उसको क्या कह रहे हैं, आइडियल सॉल्यूशन कह रहे हैं। और ये कंडीशन किसके बेसिस पे मिल रहा है, देखो इसी के बेसिस पे मिलेगा। कैसे मिल रहा है, देखो पहला कंडीशन ये बताया गया, बच्चे बात समझना मेरी, ध्यान समझना। इसके बेसिस पे देखो अभी हम कैसे डिफाइन करेंगे। पहला कंडीशन ये बताया गया कि देयर विल बी नो चेंज ऑन मिक्सिंग, क्या कह दिया जाए, मिक्सिंग, देयर विल बी नो चेंज ऑन मिक्सिंग द टू कंपोनेंट मतलब कुछ छूट गया, सॉरी, देयर विल बी नो चेंज ऑन वॉल्यूम, ठीक है। मतलब वॉल्यूम में जब आप दोनों को जब आप मिक्स करोगे तो वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आएगा। वॉल्यूम में नहीं चेंज आने का मतलब देखो क्या है, इसका मतलब हम क्या समझ रहे हैं। आपने कहा सर मेरे पास अगर 1 लीटर अगर सॉल्यूट था, ठीक है, 2 लीटर अगर मेरे पास सॉल्वेंट था, तो अगर हम इनको मिक्स कर रहे हैं तो 3 लीटर ही हमारा जो है वो सॉल्यूशन बनना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं नो चेंज, समझ रहे हो, इसको हम कहते हैं नो चेंज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कहा सर मेरे पास 1 लीटर सॉल्यूशन था, मतलब सॉल्यूट था, और 2 लीटर अगर मेरे पास सॉल्वेंट था, हमने इसको मिक्स किया तो मान लो मेरे पास 3.5 लीटर जो है वो सॉल्यूशन हमारा बन गया, या फिर मे बी शायद 2.5 लीटर जो हमारा वो सॉल्यूशन बन गया, तो चेंज हो गया ना। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ गए। इसका मतलब है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम ये कहते हैं कि इट मीन्स जो हमारी ओवरऑल जो हमारी वॉल्यूम होगी, दैट इज मिक्स करने के बाद, दोनों सॉल्यूशन को मिक्सिंग करने के बाद जो हमारी ओवरऑल जो सॉल्यूशन का जो हमारा वॉल्यूम मिलेगा वो मतलब जीरो, मतलब कि कोई इंक्रीमेंट या कोई डिक्रीमेंट नहीं होना चाहिए। दैट इज, इसका मतलब ये है बच्चे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। समझ रहे हो, मतलब सेम अमाउंट में आपको मिलनी चाहिए सॉल्यूशन। ऐसा नहीं कि बढ़ गया, या ऐसा नहीं है कि डिक्रीज हो गया या इंक्रीज हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहली कंडीशन ये देखो। अब अगर इस चीज को ध्यान समझना, इस चीज को अगर आप इसके बेसिस पर अगर आप समझना चाहते हो, तो आपने कहा सर जब सभी कंपोनेंट के बीच का जो इंट्रैक्शन फोर्स है अगर वो इक्वल है, इसका और आपस में जब दोनों को आपने मिला दिया, तो जब अगर जो इंट्रैक्शन फोर्स है अगर वो सभी अगर आपस में इक्वल हैं, तो ये बताओ, देखो अगर बड़ी और छोटी अगर इंट्रैक्शन फोर्स मान लो यहाँ पर कुछ और होती और यहाँ पर कुछ और होती, हाँ, तो ऐसा होता तो मे बी हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, देखो अब इंट्रैक्शन फोर्स कम और ज्यादा होने का आप मतलब क्या समझते हो, मेरी बात थोड़ा ध्यान समझना। आपने कहा सर इंट्रैक्शन फोर्स कम और ज्यादा होने का मतलब क्या समझते हो। आपने कहा सर कि जब ये हमारे जब मान लो कि इस केस में जब ये दोनों जब अलग अलग थे तो मान लो इनकी इंट्रैक्शन फोर्स सेम थी, लेकिन जब आपने इनको मिला दिया तो सपोज करो अगर आप कहते हो कि इनकी जो अब जो इनका जो इंट्रैक्शन फोर्स है मान लो वो डिक्रीज हो गया। बात मेरी समझना, आप कह रहे हो सर इनका जो इंट्रैक्शन फोर्स है वो डिक्रीज हो गया, मतलब कि अब ये जो अभी इनके आपने कहा सर ये एक मॉलिक्यूल्स ए यहाँ था और एक बी यहाँ था। आपने कहा सर अब इनके बीच का जो इंट्रैक्शन फोर्स है अगर वो डिक्रीज हो गया तो इसका मतलब है कि अब ये जो मॉलिक्यूल्स है वो इधर की तरफ भागेगा और ये इधर की तरफ भागेगा, समझ रहे हो। तो अगर इधर की तरफ भागेगा मतलब कि वो स्केप करने की टेंडेंसी रख रहा है। अगर स्केप करने की टेंडेंसी रखता है तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम क्या होगी, बढ़ेगी। क्लियर हुआ ये बात ना। तो बट यहाँ पे हम क्या कहते हैं कि नहीं हमारा जो इंट्रैक्शन फोर्स है सभी कंपोनेंट्स के बीच में वो कैसा है, अगर सेम है तो हम कहेंगे कि भाई नो चेंज होगा।
समझ गया। मतलब कि अब अभी आपका जो ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, और अभी भी जो इंट्रैक्शन फोर्स है वो उतना ही था जितना सॉल्यूशन मिलाने से पहले था, जितना सॉल्यूशन बनाने से पहले था। तो क्या कहोगे, यानी कि उस केस में भी आपको क्या मिला, आपने कहा कि ना तो सर हमने इंट्रैक्शन फोर्स ना तो हमने इंक्रीज किया ना ही हमने डिक्रीज किया, यानी कि जैसे मॉलिक्यूल्स जहां पर थे वैसे अभी भी है। तो कोई भी हमारी वॉल्यूम कोई भी इंक्रीज या डिक्रीमेंट नहीं होगा, वॉल्यूम का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं होगा। ये बात क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? अच्छा, समझ रहे हो ना? तो इसलिए हम कहते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन हमारा क्या देगा कि अगर हम किसी भी दो सॉल्यूशन, एक सॉल्यूट और एक अगर सॉल्वेंट को अगर मिक्स करेंगे तो उसकी हमारी जो वॉल्यूम होगी वो दैट इज जीरो। जीरो का मतलब क्या है कि हमें ओवरऑल अमाउंट में हमें सॉल्यूशन मिलेगा, दैट इज 1 + 1 = 2 लीटर हमें जो है वो सॉल्यूशन की अमाउंट मिलेगी। पहली चीज, ये सारी चीजें इसके बेसिस बता रहे हैं। अभी ये चीज आपका बहुत ज्यादा भी आगे आपका काम आएगा नॉन आइडियल वाला वैल्यू वाले में। देखना, अगर आपने इसको नहीं समझा तो कंफ्यूज हो गए नॉन आइडियल वालों में। देखो नाउ हम बात करते हैं सर अब इसकी एक दूसरी और प्रॉपर्टीज। हमने कहा सर कुछ कंडीशंस हैं, तो ये हमने पहली कंडीशन बता दी। नाउ हम बात करते हैं अपनी दूसरी कंडीशन की। देखो हमने ये कहा कि अगर हम दोनों को मिलाते हैं, ठीक है, दोनों को हमने क्या किया, हमने दोनों कंपोनेंट्स को हमने मिलाया, तो उनकी एंथैल्पी में कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। ऑब्वियस ही बात है यार। देखो आप कह रहे हो कि भाई हमारा जो मॉलिक्यूल्स है वो एक जगह खड़ा है ना, मिला दिया, अभी भी उनके बीच का जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है वो अभी भी सेम है। तो इसका मतलब क्या है, ना तो हीट ऐड हुआ ना ही हीट रिमूव हुआ। समझ गए? तो आपने कहा सर देयर विल, समझ में आ रही ना मेरी बात? बताओ आप मेरे को इतनी, ठीक है। देयर विल बी नो change, there will be no change in enthalpy, there will be no change in enthalpy, that is हम ये कह सकते हैं क्या, एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? एंथैल्पी में दो चीजें होती है, या तो आप हीट को इवॉल्व कर रहे हो, मतलब हीट बाहर निकाल रहे हो, या हीट को ले रहे हो, है ना। तो देयर विल बी नो चेंज इन एंथैल्पी, दैट इज का मतलब क्या है, दैट इज नो हीट इज इवॉल्व्ड और एब्सॉर्ब्ड, ठीक है। नो हीट विल इवॉल्व और एब्सॉर्ब, ठीक है। इतनी बात समझ आ रही है ना? तो देयर विल बी नो चेंज इन एंथैल्पी, दैट इज आप अगर हीट को मतलब आप क्या कर रहे हो, अगर आप किसी दो कंपोनेंट को अगर आप उसमें मिक्स कर रहे हो तो ना तो वहां से हीट का रिलीज हो रहा है और ना ही आपको उसमें हीट का एडिशन करना पड़ रहा है ना। ऐसे कह लो कि व्हेन टू कंपोनेंट, देखो बहुत ही बेसिक सी ये सब बातें हैं, अगर नहीं सीखोगे ना तो फिर कभी आपको समझ में ये सब चीज़ें नहीं आने वाली हैं, समझ रहे हो? ये सब बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, और पता है ये सब हमारी डेली लाइफ से, बट वो अलग बात है कि आपने कभी इसको फील नहीं किया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, फील करो थोड़ा, ठीक है। व्हेन टू कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड टुगेदर, तो इसका मतलब है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम कहेंगे सर कि हमारा जो डेल एच होगा, मतलब एच का मतलब क्या है, एंथैल्पी। मिक्सिंग करने पर हमारी एंथैल्पी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। जीरो का मतलब क्या है कि एंथैल्पी में कोई भी चेंजेस नहीं आया है, ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट हम बता सकते हैं, एक और पॉइंट बताने की क्या जरूरत है, आपको पहले बता चुके हैं, वॉल्यूम वाले की बेसिस पे आपने पहले ही समझ लिया है क्या है। एक और पॉइंट देखो आप, और क्या लिख सकते हो, अगर आप अपने आंसर को थोड़ा सा और बड़ा बनाना चाहते हो तो कैसे लिखोगे। अब देखो आपने कहा कि सर वॉल्यूम हमारा चेंज नहीं हो रहा था, इसका मतलब है कि कोई भी जो मतलब फोर्सेस ऑफ जो अट्रैक्शन थी, है ना, वो चेंज नहीं हो रही थी। इसका मतलब है कि देयर शुड बी, समझ गए, देयर शुड बी नॉट एनी चेंज, समझ गए। अब नॉट एनी चेंज इन मैग्नीट्यूड। अच्छा, मैग्नीट्यूड आप लोग मतलब समझते हैं, कई बार मैग्नीट्यूड का बच्चों को देखो मतलब बताया, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है पर्टिकुलर कोई वैल्यू, कोई अमाउंट, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, ठीक है, फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन व्हेन दे मिक्स्ड, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम कहेंगे बच्चों क्या, आइडियल सॉल्यूशन। देखो आपने अगर ये चीज, देखो आपने अगर यहाँ से अगर आपने ये चीज अगर समझ लिया ना, ये चीज यहाँ से ये चीज अगर आपने समझ लिया ना, तो आप आइडियल सॉल्यूशन को इन 3 बेसिस पे डिफाइन कर सकते हो। कोई भी पूछेगा बता सकते हो, भाई ऐसा क्यों हो रहा है, ये रीजन, एंथैल्पी चेंज नहीं हो रही है, ऐसा क्या रीजन, ये रीजन है, समझ गए। तो ये अगर आपको समझ में आ गया है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है ये बात। आगे बढ़ा जाए। समझ में मेरे ख्याल से लग रहा है आपको आगे, है ना। तो बस अब जल्दी से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखो बच्चे बात करते हैं एग्जाम्पल्स की, ठीक है।
तो बेसिकली रेयरली हमें एक आइडियल सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, बट क्या हो कि अगर हम सॉलिड की अमाउंट को अगर बहुत कम कर दें, समझ लो, है ना, अगर हम सॉलिड की अमाउंट को अगर बहुत कम कर देते हैं तो मे बी हमारा जो सॉल्यूशन है वो एक आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा, ठीक है ना। तो परफेक्टली जो आपकी आइडियल सॉल्यूशन है वो आपको देखने थोड़े मुश्किल हैं, बट फिर भी आपके इसके कुछ एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दिए गए हैं। तो पहला आपको एग्जांपल्स देखो, अब ये एग्जांपल्स आपको याद रखना है भाई, है ना। क्या है पहला, तो पहला बेंजीन प्लस टॉलुइन, है ना। बेंजीन और टॉलुइन को अगर हम मिलाएंगे तो हमारा वो एक आइडियल सॉल्यूशन की तरह ट्रीट करेगा। दूसरा जो आपका एग्जांपल है वो है एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, ओके, दूसरा एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल जो आपको एनसीईआरटी बताता है वो आपका है एथिल ब्रोमीन प्लस एथिल ब्रोमीन के साथ आप क्या मिला दो, एथिल क्लोराइड मिला दिया। फोर्थ जो एग्जांपल है वो है ब्रोमो इथेन, क्या है, ब्रोमो इथेन, ईटीएचए नहीं, ब्रोमेथेन प्लस क्लोरोएथेन, ठीक है। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स है जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है इसका ग्राफ मैंने आपको पहले भी बताया है, नहीं समझ में आया तो फिर से देखो, ठीक है। हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। जो पहले वाला जो हमने ग्राफ बनाया था ना, वही ग्राफ हमारा आइडियल सॉल्यूशन के लिए भी वर्क करेगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, और ये टॉपिक थोड़ा सा होने वाला है बहुत ही बड़ा, कोई बात नहीं, हम पर इसको खत्म करेंगे, फिनिश करेंगे इस टॉपिक को, इसी लेक्चर में कोशिश करेंगे फिनिश करने की। देखो, आपने कहा सर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर हम आइडियल सॉल्यूशन की बात करें तो आपने राउल्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या पढ़ा था, समझते हैं, बहुत ही फील करके देखो, ना समझना, ठीक है ना। आपने कहा सर कि जो हमारा P1 था फर्स्ट कंपोनेंट की, अगर हम बात करते थे तो हमें क्या मिलता था, P1 नॉट और x1, एंड फिर हमें क्या मिलता था, P2 के लिए क्या मिलता था, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 2 इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, दैट इज इसको आप कहते थे P2 नॉट और x2। भाई ये P2 नॉट क्या है, प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, और ये P2 क्या है, देखो P2 नॉट क्या है, प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, P2 क्या है, ये P2 क्या है, ये आपका है पार्शियल प्रेशर ऑफ सेकेंड कंपोनेंट, P1 क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, P1 नॉट क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट फर्स्ट, है ना, मतलब जब अभी आपने उसको सॉल्यूशन में मिलाया हुआ नहीं है तब, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ से हमने एक चीज और आपको बताया था भाई कि हमारा जो पार्शियल प्रेशर होता है बच्चे, वो किस पर डिपेंड करता है, हमारे सॉल्यूशन के सॉल्वेंट के या सॉलिड के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करता है ना, मोल फ्रैक्शन पर, ठीक है। अच्छा, तो अब सर इसका ग्राफ देखो, हम समझते हैं कैसे। देखो, बात समझना, आपने कहा, आपने ये वाला जो ग्राफ आपने देखा था ना, इधर हम क्या लेते थे, इधर हम लेते थे मोल फ्रैक्शन, और इस तरफ हम क्या लेते थे, वेपर प्रेशर लेते थे ना, वेपर प्रेशर लेते थे, लिख लो आप। देखो, चलो, आपने कहा सर मान लो मोल फ्रैक्शन, पहले मान लो हम फर्स्ट कंपोनेंट की अगर हम बात करते हैं, तो आपने कहा सर व्हेन, ध्यान समझना, अब एकदम समझ में आएगा, मान लो आपने पिछले वाले से नहीं समझा है, चलो यहाँ देखो फिर से समझ लो। आपने कहा सर अगर हम जो हमारा जो x1 है, बात समझना, अगर हम x1 को यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट फर्स्ट को अगर हम क्या ले लें, 1 ले लें, तो इसका मतलब क्या, मैंने आपको बताया कि किसी भी सॉल्यूशन में आपका जो मोल फ्रैक्शन होता है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। इसका मतलब आपने अगर 1 अगर ले लिया तो आपने जो फर्स्ट आपने जो लिक्विड ली है, आपने कैसे लिक्विड ले ली, आपने एक प्योर लिक्विड ली है, लिक्विड इज प्योर। भाई देखो, मोल फ्रैक्शन 1 है, इसका मतलब आपने एक ही टाइप का तो लिक्विड लिया है, इसमें कोई दूसरा इसमें मोल फ्रैक्शन अपना कंट्रीब्यूशन करेगा ही नहीं, है ना। तो अगर आपने कहा सर ऐसा है, तो इस केस में आप क्या कहोगे, आपका जो P1 इज इक्वल टू होगा, वो क्या फॉर्मूला क्या लगाते हो, P1 नॉट x1 इज इक्वल टू x1 की यहाँ पे वैल्यू क्या रखोगे, 1, तो आपको जो P1 है वो क्या मिलेगा, P1 नॉट। तो आप ये कहोगे कि जब हमारा जो आपने अगर मोल फ्रैक्शन अगर आपने
1 लिया है, ठीक है, तो आपका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो आपके एग्जैक्टली मतलब प्योर कंपोनेंट के प्रेशर के इक्वल होगा, ठीक है, उसके वेपर प्रेशर के क्या होगा, इक्वल होगा, प्योर कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा। यही तो है, देखो ना, P1 का मतलब क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर, P1 नॉट का मतलब क्या है, प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, ठीक है, मतलब कि सॉरी वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, ये वर्ड हम लोग बार बार भूल जा रहे हैं, वेपर प्रेशर याद रखना है। P1 क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, और P1 नॉट क्या है आपका, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, यानी जो आपका लिक्विड अभी प्योर है, मतलब आपने उसको भी किसी भी सॉल्यूशन में मिलाया हुआ नहीं है, दैट इज इसका मतलब ये है, ठीक है। अच्छा, तो मान लो आपने अगर x1 क्या कर लिया, 1 ले लिया। अच्छा, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, सोचो कि व्हेन आपने जो x1 है, ठीक है, वो क्या ले लिया, मान लो आपने 0 ले लिया, ठीक है। अगर आपने x1 0 लिया है, इसका मतलब है कि आपने सॉल्यूशन में फर्स्ट टाइप की जो आपने कंपोनेंट है वो मिलाई ही नहीं। मेरी बात समझो, आपने अगर x1 इक्वल टू 0 ले लिया तो इसका मतलब क्या है कि आपने सॉल्यूशन में फर्स्ट टाइप की लिक्विड मिलाई ही नहीं। तो आप क्या कहोगे कि कंपोनेंट 1 इज अब्सेंट, कंपोनेंट 1 क्या होगा, हमारे सॉल्यूशन से अब्सेंट होगा। तो इस केस में देखो आपको क्या मिलेगा, फिर वही सेम फॉर्मूला, P1 इज इक्वल टू क्या कहोगे, P1 नॉट एक्स, अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखोगे, 0, तो ये पूरी की वैल्यू क्या मिलेगी, 0। यानी कि भाई देखो ऑब्वियस ही बात है यार कि आपने उस सॉल्यूशन में आपने कंपोनेंट फर्स्ट मिलाया ही नहीं है। तो जब कंपोनेंट जब मिलाओगे ही नहीं तो कंपोनेंट फर्स्ट वाले की वेपर प्रेशर कहाँ से मिलेगी, पार्शियल वेपर प्रेशर कहाँ काहे मिलेगी, नहीं मिलेगी नहीं, क्यों मिलेगी यार, जब आपने मिलाया ही नहीं है। तो समझ रहे हो, है ना। तो इसका कंक्लूजन देखो हम ये निकालते हैं, हम ये कह सकते हैं क्या, इट मीन्स ये जो दोनों बातें जो आपने लिखी है ना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट फर्स्ट इज मैक्सिमम, देखो मैक्सिमम मिला है ना, कब, व्हेन x1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। और आपको जो वेपर प्रेशर है कंपोनेंट फर्स्ट की वो 0 कब मिली, एंड वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट फर्स्ट इज 0 व्हेन, जब आपने क्या किया, जब आपने x1 इज इक्वल टू क्या ले लिया, 0 ले लिया। समझ गए, इतनी बात को पहले नोट डाउन करो। अब देखो यहाँ से, अब देखो अब अपने ग्राफ में समझो, देखो आपने फर्स्ट कहा कि सर क्या हो अगर हम x1 इज इक्वल टू क्या ले ले, 1 ले ले। समझ रहे हो, x1 इज इक्वल टू आपने क्या कहा, 1 ले लिया जाए। तो अगर x1 इज इक्वल टू आपने 1 लिया है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको अब x2 क्या लेना पड़ेगा भाई, 0 लेना पड़ेगा। नहीं आ रही बात सुनने, आपने कहा सर मेरे पास एक सॉल्यूशन था, ठीक है, ये एक मेरे पास कंटेनर थी और इस कंटेनर में हमने एक सॉल्यूशन को रखा है, ठीक है। और मान लो हमने कहा हमने पता नहीं इसमें सॉल्यूशन मिलाया था या नहीं मिलाया था, हमने मतलब पर्टिकुलर हमने कोई 2 कंपोनेंट आपस में मिलाए थे या नहीं मिलाए थे, बट मैंने आपसे कहा कि इस सॉल्यूशन में जो एक कंपोनेंट है 1, है ना, कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, वाटर, एल्कोहल, कुछ भी हो सकता है। हमने कहा कि इस सॉल्यूशन में जो भी कंपोनेंट है 1, इसकी जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन दैट इज, जिसको आप लोग x कहते हो, उसकी मोल फ्रैक्शन 1 है। तो आप इसका मतलब क्या निकालोगे, आप इसका मतलब ये कहोगे सर कि आपने ये सॉल्यूशन में और कुछ मिलाया ही नहीं है, यानी कि इसमें कोई दूसरा कंपोनेंट है ही नहीं, यही तो कहोगे। समझ रहे हो, है ना। तो यार देखो हमें सिंपली अगर ग्राफ अगर बनाना होता ना तो हम सिंपली ऐसे बना देते, बोलते हाँ चलो ये पढ़ लो, बट फील करो, थोड़ा सा समझो कि ग्राफ एग्जैक्टली आपको मान लो पीछे वाले समझ में नहीं आए तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लो कि एग्जैक्टली कैसे बन रहा है। ठीक, आपने ये कहानी बता दी। नाउ अब आपने कहा कि क्या हो, अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड कंडीशन की, फॉर सेकेंड कंपोनेंट, ठीक है, हम बात करते हैं अपने सेकेंड कंपोनेंट की बात करते हैं। देखो आपने कहा क्या हो कि अगर हम व्हेन आपका जो x2 है ना, वो क्या हो जाए, अब 1 हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपकी जो लिक्विड सेकेंड है वो क्या है, प्योर है,
यानी कि आपने उसमें और कोई दूसरा लिक्विड मिलाया ही नहीं है। तो इस केस में आप क्या कहोगे, इस केस में आप क्या कहोगे कि आपकी जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगी दैट इज P1, सॉरी जो P2 होगी वो किसके इक्वल होगी, आप कहोगे P1 नॉट और P2 नॉट और x2 के। तो यहाँ पे x2 की वैल्यू कितनी रखनी है 1, तो आप क्या कहोगे कि P2 जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, P2 नॉट के इक्वल मिलेगा। यानी कि वेपर प्रेशर आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम वेपर प्रेशर मिलेगा ना, जब आपने x2 इज इक्वल टू क्या मोल फ्रैक्शन कितना ले लिया है, 1 ले लिया। नाउ आपने कहा सर क्या हो कि अगर हम x2 इज इक्वल टू अब 0 ले लें, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो लिक्विड है ना, लिक्विड सेकेंड वो है ही नहीं, दैट इज अब्सेंट है कि नहीं, अब्सेंट है। अच्छा, तो इस केस में देखो आपको जो प्रेशर मिलेगा P2 मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, दैट इज 0 वेपर प्रेशर। कोई भाई जब है ही नहीं यार तो फिर काहे का वेपर प्रेशर। अब मेरी बात यहाँ समझो। अब देखो आपने कहा कि सर x1 अगर 1 है, आपने कोई एक सॉल्यूशन लिया और आपने कहा सर इसमें हमारा जो मोल फ्रैक्शन था फर्स्ट कंपोनेंट का वो 1 था। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर मोल फ्रैक्शन अगर कंपोनेंट फर्स्ट का अगर 1 है तो आपको सेकेंड वाले कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन कितना लेना पड़ेगा, 0। नाउ आपने कहा कि अब हम इसके मोल फ्रैक्शन को बढ़ाते गए, इंक्रीज करते गए, मतलब ऐसा समझो, मतलब देखो मोल फ्रैक्शन को इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि हम x2 वाले के मोल फ्रैक्शन को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। भाई देखो मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 के इक्वल होती है, कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होती है फर्स्ट वाले। तो अगर हम इसकी वैल्यू को अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो obvious सी बात है, अगर आप इसकी वैल्यू को इंक्रीज करोगे जैसा कि हम पिछले वाले आपको लेक्चर में बताए हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, हाँ होगी ना। तो मान लो एक ऐसी कंडीशन आई जब आपने कहा कि सर हमारा जो x1 है वो डिक्रीज करता करता हो गया 0 और जो x2 है वो इंक्रीज करता करता हो गया 1, सही बात है। तो x2 अब आपको यहाँ पे मोल फ्रैक्शन कितना मिल रहा है, 1, तो उस केस में आपको जो x1 होगा वो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। एक ऐसी कंडीशन आएगी। देखो आपने कहा सर अगर x1 इज इक्वल टू अगर 1 है, ठीक है, तो उस केस में आपका जो वेपर प्रेशर है, आपने कहा ना जो वेपर आपका जो प्रेशर है वो क्या, देखो मैक्सिमम, सॉरी कहाँ गया मैक्सिमम है, वेपर प्रेशर कंपोनेंट मैक्सिमम है। दैट इज x1 के केस में मान लो कि आपको वेपर प्रेशर मान लो समथिंग कहीं यहाँ पर मिल रहा है P1 नॉट, ये वाला, ठीक है। अच्छा, फिर आपने कहा जब आपकी कंपोनेंट 2 की जब मोल फ्रैक्शन जब 0 था, तो जब 0 था तो उस केस में आपको जो P1 नॉट है वो देखो कितना मिला था, P1 नॉट देखो कितना मिला था, 0 मिला था, दैट इज यहाँ पर कहीं मिलेगा। ये आपका वेपर प्रेशर है ना, ये आपकी लाइन क्या शो करी, वेपर प्रेशर, ये लाइन क्या शो करी, मोल फ्रैक्शन, तो इस केस में यहाँ पर मिलेगा, यानी कि एक यहाँ मिला, ठीक। अच्छा, अब आप आगे बढ़ते गए, फिर आपने कहा कि अगर हम वेपर प्रेशर मतलब अगर हम कंपोनेंट फर्स्ट की अगर हम मोल फ्रैक्शन को अगर 0 कर देते हैं, तो अगर 0 कर देते हो, ठीक है, तो सॉरी x2 है ना, तो x2 का मोल फ्रैक्शन है ना, ठीक है चलो इस केस में यहाँ पर है भी। अच्छा, फिर आपने कहा कि अगर हम x1 का अगर मोल फ्रैक्शन अगर हम 0 कर देते हैं, तो x1 का मोल फ्रैक्शन 0 का मतलब क्या है कि अब हमें कहाँ मिलेगी, हाँ ओके यहाँ पर, ठीक है, मोल फ्रैक्शन हमारी यहाँ पर मिलेगी, 0 है। अच्छा, तो जब 0 मिली और हमने कहा कि जब हमने मोल फ्रैक्शन हमने जब x2 का बढ़ा दिया, मतलब सेकेंड वाले कंपोनेंट का हमने मोल फ्रैक्शन बढ़ा करके हमने कितना कर दिया, 1 कर दिया, तो उस केस में देखो आपको जो मैक्सिमम वेपर प्रेशर मिल रही है वो कितनी मिल रही है, यहाँ देखो यहाँ कितनी मिल रही है, P2 मिल रही है। तो मान लो आपने कहा यहाँ पर P2 है, फिर मैंने कहा सर ये P2 बड़ा क्यों है, मे भी हो सकता है कि इसकी जो वेपर प्रेशर है वो थोड़ी सी इसके कंपेयर, भाई देखो अलग अलग दोनों नेचर का है ना, ठीक है। तो आपने कहा देखो अब मिलाओ, तो आप x1 दैट इज x1 पे आपको मैक्सिमम वेपर प्रेशर मिला और x2 पर अभी आपको सेकेंड वाले कंपोनेंट का मैक्सिमम वेपर प्रेशर मिला, तो क्या कहोगे, अगर x2 देखो यहाँ पर 0 है और x2 0 से आप कहाँ चले गए, x2 0 से आप x2 1 पर चले गए, दैट इज 0 से आप चले गए कहाँ, 1 पर, दैट इज यहाँ पर है ना, और इससे आप चले गए इस वाले x1 वाले अगर आपने कंपोनेंट मतलब मोल फ्रैक्शन अगर आपने 0 रखा था तो उसे आप कहाँ पर आ गए, दैट इज आप 1 पर आ गए, दैट इज ये हो गया ना। तो ये जो इस तरीके का जो सॉल्यूशन हमें जो ग्राफ मिलता था इसी को हम कहते थे आइडियल ग्राफ, या फिर कह सकते हो कि ये हमारा जो ग्राफ है वो एक आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है। ये ध्यान रखना, ये देखो ये आसान है, ठीक है ना, ये आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ है। अगर देखो अब यहाँ पे जब हम बात करेंगे, जब नॉन आइडियल वाले की बात करेंगे तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें थोड़ी सी चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे अब समझते हैं उसको। तो ये आपका सिंपल सा क्या है,
आइडियल सॉल्यूशन का ये आपका क्या है, ग्राफ है। इस तरीके से जैसे आपने पिछले वाले में बताया था, ये आपकी डॉटेड लाइन दिखाती है ना। अच्छा, ये दिखा दो कि ये जो आपका है, ये जो पूरी की पूरी लाइन है, ये आपके P1 प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रही है, पार्शियल प्रेशर ऑफ P1 को रिप्रेजेंट कर रही है, तब जाकर के आपको मैक्सिमम वेपर प्रेशर मिला है ना। और ये जो लाइन है आपको ये P2, ये आपकी P2 रिप्रेजेंट कर रही है, तब जाकर के आपको यहाँ पर P2 नॉट मिला। क्या मिला? P2 नॉट। और फिर हम इन दोनों को क्या करते थे, इन दोनों को हम ऐड कर लेते थे, ठीक है। तो हमें ओवरऑल प्रेशर दैट इज P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 मिल जाता था, ठीक है। तो ये आपका आइडियल ग्राफ का, सॉरी आइडियल सॉल्यूशन का क्या हो गया, ग्राफ हो गया। अच्छा देखो, एक आउटकम इस ग्राफ से और निकल करके आता है। क्या निकल करके आता है कि सॉल्यूशन की आपकी जो भी वेपर प्रेशर होगी, है ना, ओवरऑल सॉल्यूशन की जो भी आपकी वेपर प्रेशर होगी, है ना, इस आइडियल सॉल्यूशन की, वो देखो किसके बीच में लाई करेगी, वो लाई करेगी बिटवीन P2 एंड P1। देखो इसके बीच में कहीं कोई प्रेशर, इससे ज़्यादा कहीं कोई प्रेशर है ही नहीं, समझ रहे हो। तो ओवरऑल जो सॉल्यूशन होगा, आइडियल प्रेशर होगा, सॉरी वेपर प्रेशर होगा आइडियल सॉल्यूशन का, वो P1 नॉट और P2 नॉट के बीच में लाई करेगी, बस ये चीज़ है। तो हम बात करते हैं अपने नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। समझ में आया ना ये चीज़ आपको? ठीक है, आप कमेंट करके बताओगे। देखो अच्छा, जैसा कि नाम से ही लग रहा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन, तो यानी कि एक ऐसी सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर सकता, ठीक है। यानी कि जो आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर सकता है, दैट इज हम ये भी कह सकते हैं। तो दैट इज हम उसको क्या कहेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। तो सिंपल लिख लो, क्या कहोगे कि सॉल्यूशन विच फेल्स, जो फेल्स हो गया, क्या डिफाइन करने में, फेल्स टू फुलफिल द कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कंडीशन थी ना आइडियल सॉल्यूशन की, फुलफिल द कैरेक्टरिस्टिक्स, fulfill the characteristics of an ideal solution are known as, कितनी गंदी राइटिंग होगी, नहीं कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी कराना है ना। तो are known as non ideal solution। आपको समझ में आ रहा है ना? बस ये समझ में आना चाहिए, ठीक है। कोशिश करेंगे राइटिंग थोड़ी अच्छी कर लें, बट थोड़ा सा जल्दी कराना है, क्योंकि आज का टाइम बहुत जल्दी बीत गया और लाइट वैसे कटी हुई है। इंतज़ार होता रहा, लाइट का आया नहीं, तो ऐसे ही गर्मी में वीडियो बनाना पड़ा। चलो देखो, ओके नाउ हम कहाँ पर थे, भावनाओं में थोड़े से बह गए, वापस आ जाते हैं। ओके, तो हमने कहा बच्चे क्या कि एक ऐसी सॉल्यूशन, ठीक है, जो आइडियल सॉल्यूशन की क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर सकता, तो आप उसको क्या कहोगे, आप उसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहोगे, यही कहोगे ना। अच्छा, तो इसका मतलब भाई क्या क्या क्राइटेरिया थी, हम देखते हैं क्या क्या हमारी क्राइटेरिया थी। इसका मतलब था कि हमने कहा कि ये जो अब हमारी जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगी, वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करेगी। पहली चीज़ क्या नहीं फॉलो करेगी, कि जो चेंज होगा, चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज जो हमारा डेल वी मिक्स करने के बाद जो हमारा जो वॉल्यूम आएगा वो 0 के इक्वल नहीं रहा होगा, मतलब चेंज हो गया। समझ रहे हो? मतलब अब इंट्रैक्शन फोर्स का यहाँ पे सारा देखो, यहाँ पे सारा का सारा काम, जो काम है या कमाल जो कह सकते हो, जो जादू है, वो किसका है, वो आपके इंट्रैक्शन फोर्स का है ना। इंट्रैक्शन फोर्स चेंज हो गया होगा। समझ में आ रही, इतनी बात समझ आई ना। आप पहले वाले आइडियल वाले सॉल्यूशन को आपने अगर समझा तो इतनी बात आपको समझ में आएगी। तो इंट्रैक्शन फोर्स क्या हो गया होगा, चेंज हो गया होगा। दूसरी कंडीशन देखो क्या बनी होगी, चेंज इन एंथैल्पी, क्या लिख रहे हैं, ENTHALPY, ओके, चेंज इन एंथैल्पी, दैट इज जिसको हम कहते हैं डेल्टा H मिक्सिंग करने के बाद, मतलब कि मिक्सिंग करने का मतलब क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्सिंग करने के बाद जो एंथैल्पी में जो चेंज हुआ होगा वो भी चेंज हो गया होगा, मतलब बदल गया, या तो एंडोथर्मिक हुआ होगा या तो एक्सोथर्मिक। इसीलिए भी हम यहाँ पे एग्जैक्टली अभी आपको वो इंट्रैक्शन वाली कहानी नहीं बता रहे हैं, अभी हम आपको बस यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि चेंज हो गया। अब वो जो चेंज हुआ होगा वो दो तरीके से हुआ होगा, तो उसमें भी कंडीशन है, इसलिए ये थोड़ा सा टॉपिक बड़ा है, समझ रहे हो। चलो इतनी बात फिलहाल, अभी आप आगे का मत सोचो, इतनी बातें आपको समझ में आई ना। अब आपने कहा दूसरी तीसरी चीज़ क्या कह सकते हो भाई, देखो अब यहाँ से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या ये हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो हमारा इंट्रैक्शन हो रहा होगा, इंटरैक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के में जो ए और बी के बीच में जो इंट्रैक्शन हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, आर डिफरेंट,
ठीक है, फ्रॉम ए एंड बी, ठीक है। तो ए और बी के बीच का जो इंट्रैक्शन होगा वो उससे हमारा जो ए और बी के बीच का जो इंट्रैक्शन होगा वो डिफरेंट हो रहा होगा, तभी तो ये सब सारी चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं, फॉलो नहीं कर पा रही आगे बात समझ में। तो अब हम इसी के बारे में जो है ना, इसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, आगे बात समझ में। तो हमने कहा कि इस केस में देखो, अब जब अगर ये फॉलो नहीं कर रहा होगा, मेरी बात समझो, जब अगर ये फॉलो नहीं कर रहा होगा तो राउल्स लॉ क्या हो गया, फिर फेल हो गया। हाँ भाई, नॉन आइडियल का मतलब क्या, जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करे, यानी कि जो ये हमारे आइडिया, ये जो आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो नहीं करे, तो इसका मतलब है राउल्स लॉ यहाँ पर फेल हो गया। तो आप यहाँ पर ये कहोगे कि अगर आपके पास अगर दो सॉल्यूशन थे, दो कंपोनेंट थे, तो आप ये कहोगे कि इस केस में देखो क्या मिला आपको, जो आपका जो P1 होगा वो डज नॉट इज इक्वल टू होगा P1 नॉट और X1 के, एंड जो आपका P2 होगा वो डज नॉट इज इक्वल टू होगा P2 नॉट और X2 के। तो अब देखो, नॉट इक्वल का मतलब क्या समझ रहे हो, नॉट इक्वल का मतलब है या तो ये बड़ा हो सकता है या तो ये छोटा हो सकता है, समझ रहे हो, या तो ये बड़ा हो सकता है या तो ये छोटा हो सकता है ना। तो नॉट इक्वल का मतलब यही तो है, मे बी नॉट इक्वल का मतलब क्या, या तो ये बड़ा या तो ये छोटा होगा, समझ रहे हो, या तो ये बड़ा होगा या तो ये इससे छोटा होगा। तो हमें यहाँ पे अब दो कंडीशन की बात करनी है, हमें यहाँ पे कितनी बात करनी है, दो कंडीशन की, दो कंडीशन की बात करनी है। समझ में आ रही बात, इतनी बातें पहले आप नोट डाउन कर लो। अब देखो, अब आपने कहा कि इस केस पर हम ये बता सकते हैं कि हमने कहा कि सर हमारा देखो जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशन इज ईदर हायर होगा ना। अभी आपने जो बनाया था राउल्स लॉ के नियम पर, ये वाला जो आपने बनाया था, तो आपने कहा ये डैश डैश ये मेरा जो है वो P2 नॉट है, और ये डैश 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 ये मेरा P1 नॉट है। तो मे बी आपने कहा कि अगर हायर है, ठीक है, हायर और लोअर देन प्रिडिक्टेड बाय राउल्स लॉ, ठीक है। तो अगर ये देखो, अगर मे भी आप कह रहे हो कि अगर मेरा वेपर प्रेशर है जो हमारे इस आइडियल सॉल्यूशन से या तो हायर होगा या तो लोअर होगा, मतलब कि अब इसमें अब आपको दो कंडीशन पढ़नी है, अब इसमें आपको दो कंडीशन पढ़नी है। पहली कंडीशन हम बात करेंगे जब अगर हायर होगा तो क्या होगा, और दूसरी कंडीशन बात करेंगे जब लोअर होगा तब क्या होगा। और देखो यहाँ पर एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि आप ये भी जो भी कंपैरिजन करोगे, देखो आप ये कंपैरिजन किसके अलोंग कर रहे हो, आइडियल सॉल्यूशन के कंपैरिजन कर रहे हो ना। तो जब भी आप ग्राफ बनाओगे तो सबसे पहले ग्राफ में आप आइडियल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करोगे, आइडियल सॉल्यूशन के ग्राफ को रिप्रेजेंट करोगे, देन उसके बाद हम हायर और लोअर वाली कंडीशन की बात करेंगे। ये बात समझ में आ रही है। आपने कहा सर वेपर प्रेशर हमारा जो इंट्रैक्शन है वो चेंज हो गया, तो इंट्रैक्शन चेंज होने की वजह से वेपर प्रेशर पर क्या होगा, फर्क पड़ेगा, पार्शियल वेपर प्रेशर पे फर्क पड़ेगा। मे बी हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर अब इक्वल नहीं रहा, क्योंकि ये इस कंडीशन राउल्स लॉ को, ये आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो ही नहीं कर रहा। तो अगर ये फॉलो अगर नहीं कर रहा तो ये इसको भी फॉलो नहीं करेगा, है ना। अब इसके बेसिस पे हमने कहा कि भाई देखो, अब यहाँ से देखो साफ साफ समझो, यहाँ से आपके पास दो कंडीशन निकल करके आ रही है, या तो आपका P1 बड़ा होगा या तो ये बड़ा होगा, या तो P1 छोटा होगा या तो ये छोटा होगा, समझ गए, या तो देखो P2 छोटा होगा या तो ये वाला छोटा होगा, है ना, या तो P2 बड़ा होगा या तो ये वाला बड़ा होगा। तो आपके यहाँ से दो कंडीशन निकल करके आ रही है। तो हमने कहा कि एक हमारी हायर, जो हमारी जो वेपर प्रेशर होगी वो हायर होगी, और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि जो वेपर प्रेशर है वो अभी लो होगी, समझ गया। डिफरेंट है ना, डिफरेंट का मतलब भाई देखो हम कहते हैं डिफरेंट है, अब ये इससे डिफरेंट है तो कई सारी पॉसिबिलिटीज होंगी ना डिफरेंट की, या तो इनके बीच का इंट्रैक्शन फोर्स इनके बीच के इंट्रैक्शन फोर्स से कम होगा, या तो इसके बीच का इंट्रैक्शन फोर्स इन दोनों के बीच के इंट्रैक्शन फोर्स से ज़्यादा होगा, बस। तो इसलिए हमें यहाँ पे दो कंडीशन बनी। तो दो कंडीशन क्यों बनी समझ में आ रहा है, क्लियर है, इतनी बात है ना, ठीक है। तो चलो हम बात करते हैं अपने उस दो कंडीशन की, है ना, कि जिस दो कंडीशन में हमने कहा कि राउल्स लॉ के बेसिस पे हमने ये कहा कि भाई ये अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो हमारे पास जो ग्राफ है वो बेसिकली दो तरीके का मिलेगा, है ना। तो देखो एक को अगर ये हायर, अगर देखो बात समझो, थोड़ी सी बातें समझो, यहाँ पे अगर ये हायर अगर वेपर प्रेशर अगर शो कर रहा है तो हम उसको कहेंगे कि हमारा जो ग्राफ का जो डेविएशन होगा वो पॉजिटिव डेविएशन होगा। कैसा डेविएशन होगा बात समझो, भैया अगर हायर है तो कैसा होगा,
पॉजिटिव होगा, और अगर लोअर है तो कैसे कहेंगे, निगेटिव डेविएशन कहेंगे। देखो आइडिया थोड़ा समझ लो, थीम समझ लो, हम क्या समझने वाले हैं, हम ये समझने वाले बच्चे, आपने कहा सर ये मेरा एक आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ था, बट आपने कहा कि सर अब ये इक्वल नहीं है, तो हम बात करते हैं अगर हायर की, तो मे भी जब हायर कहेंगे तो ये तो हम तो ड्रॉ तो करेंगे ही, अब हम इससे कंपेरिजन करना है ना, तो अब हमारा जो अब इस वाले लाइन का जो ग्राफ आया होगा वो उससे थोड़ा सा हायर होगा, तो हायर को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, क्यों कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारा हायर हो गया। नाउ अगर हम इस वाले लाइन की बात करें तो हमारा जो इस वाले लाइन का जो वेपर प्रेशर होगा वो इससे कुछ हायर होगा, तो हम इस वाले हायर वाले को हम फिर से ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, समझ गए, हायर है मतलब इस वाले लाइन से आपको ऊपर रखनी है। सिमिलरली अब आपको समझ में आ गया, अगर आपका लोअर होगा तो क्या करोगे, नीचे वाले से ऐसे करोगे, है ना। अच्छा इसका आप एक रिजल्टेंट यहाँ से ऐसे लेते थे तो इसका रिजल्टेंट भी क्या होगा, हायर होगा, तो ये आपकी हायर वाली कंडीशन हो गई। आगे बात में लोअर वाली कंडीशन में हम क्या कहेंगे, अभी हम ये जो ऊपर से ले गए हैं लाइन को, अब हम ये ऐसे नीचे से ले जाएंगे। ये एक रफ डायग्राम आपको बता रहे हैं, केवल कंफ्यूज मत हो जाओ, ठीक है। चलो समझते हैं अपन। तो हायर है दैट इज पॉजिटिव डेविएशन मिलेगा, जो ग्राफ आपका होगा वो थोड़ा सा ऊपर होगा, और अगर लोअर है तो जो ग्राफ है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ बनेगा। क्लियर है इस बात का एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। नाउ आप हेडिंग लगा लो पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ओके बच्चे आपने हेडिंग लगा लिया पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, और इसका जो है वो ग्राफ देखने वाले हैं। देखो बात समझो, आपने कहा कि अब ऐसा अगर है तो ऐसा क्यों है, तो हमने कहा सर मेरे पास 2 सॉल्यूशन थे और हमने 2 सॉल्यूशन को क्या किया, मिक्स किया, तो बाय मिक्सिंग 2 वोलाटाइल नेचर ऑफ सॉल्यूशन ना, वोलाटाइल कंपोनेंट, 2 वोलाटाइल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। तो हमने कहा कि सर इस सॉल्यूशन में है ना, इन दिस सॉल्यूशन, इस टाइप का हमारा जो सॉल्यूशन बना है, जब स्टडी किया गया तो ये देखा गया क्या कि जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, देखो ए और बी के बीच का जो इंट्रैक्शन जो देखा गया है ना, वो पाया गया कि ये कम हो गया, लेस हो गया, ठीक है, देन किससे भाई, ए के बीच के इंट्रैक्शन से, एंड बी और बी टाइप के बीच के इंट्रैक्शन से। सोचो अगर ऐसा है बच्चे, अब मेरी बात समझो, अगर ऐसा है तो आपने कहा सर कि अब इस केस में हमारा जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा ईच कंपोनेंट का, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज जो क्या होगा, वो ग्रेटर होगा ना सॉल्यूशन वाले से। मतलब कि इस वाले केस में अब इन दोनों का जब पार्शियल वेपर प्रेशर लोगे इसका प्लस इसका लोगे, तो भाई अगर ये ज़्यादा है, ये दोनों इससे ज़्यादा हैं, तो इन दोनों का अगर आप पार्शियल वेपर प्रेशर लोगे ईच कंपोनेंट का, और अब जब इससे कंपेरिजन करोगे तो इसकी भाई इंट्रैक्शन देखो क्या है, लेस है, ठीक है। तो आप क्या कहोगे कि कंपोनेंट का, एक मिनट यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रहा है, ओके देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, बट क्लियर है। देखो आप ये कह रहे हो कि जो आपने ये कहा कि मे बी समटाइम ऐसी कंडीशन आ सकती है सॉल्यूशन की कि जो ए बी के बीच का जो इंट्रैक्शन होगा वो कम होगा ए और बी से, ठीक है ना। मतलब ए मतलब आपका ये एक प्योर है, ये ए अगर हम कहते तो हमें क्या समझना, हमें प्योर समझना है, बी अगर हम कहते तो हमें क्या समझना, हमें प्योर हमें कंपोनेंट समझना है, ठीक है ना। तो अगर प्योर है, बात समझो, अगर ए बी का अगर जो इंट्रैक्शन है वो लेस है, देखो अगर इंट्रैक्शन लेस है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा ओवरऑल जो पार्शियल प्रेशर होगा है ना, फर्स्ट वाले कंपोनेंट का, वो ग्रेटर होगा किससे, P1 नॉट X1 से। भाई देखो ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आपने कहा सर अगर इनके बीच का इंट्रैक्शन अगर ज़्यादा है, ठीक है, इनके बीच का अगर इंट्रैक्शन ज़्यादा है, तो अगर ये प्योर फॉर्म में है, मतलब इनके बीच का अगर इंट्रैक्शन ज़्यादा है, तो इंट्रैक्शन ज़्यादा है तो क्या होगा, इनके ज़्यादा मॉलिक्यूल्स बाहर निकलने की कोशिश नहीं करेंगे ना। भाई इंट्रैक्शन ज़्यादा है, ज़्यादा कस के ये मतलब एक दूसरे से क्या हुआ है, पकड़े हुए झगड़े हुए हैं, तो अब इनके बीच का जो पार्शियल प्रेशर होगा, यानी कि जिसको आप कहते हो P1 नॉट, वो क्या होगा, एज कंपेरिजन टू इसके कम ही तो होगा, समझ रहे हो। अच्छा सिमिलरली आप ये भी कह सकते हो कि जो P2 होगा वो ग्रेटर होगा किसके,
P2 नॉट और X2 के बोलो। हम कह रहे हैं सर, आप ये कह रहे हो कि जो आपका जो BB वाला जो मतलब जो कंपोनेंट्स है उनके बीच का इंटरेक्शन ज़्यादा है, तो ज़्यादा है दैट इज़ ये P2। भाई देखो अगर ज़्यादा है इंटरेक्शन, देखो ज़्यादा होने का मतलब क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई 4 लोग थे, है ना, 2-2 का पेयर बना करके खड़े हुए थे, ठीक है, आप 2 बच्चे थे यहाँ से, आप 2 बच्चे यहाँ थे। हमने कहा कि आप 2 बच्चों के बीच जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा है, मतलब आप दोनों के बीच में ज़्यादा फोर्स लग रहा है और इन दोनों के बीच में थोड़ा कम फोर्स लग रहा है, तो ये क्या करेंगे, आसानी से एक दूसरे को लीव कर जाएंगे, छोड़ देंगे, यानी कि ये अपना आसानी से वेपर प्रेशर बना लेंगे। बट ये तो नहीं बना पाएंगे, तो इस कंपेरिजन में हम कहेंगे ना दैट इज अगर ये प्योर फॉर्म में है, ठीक है, तो हमने ये कहा कि इनका जो मतलब जो वेपर प्रेशर होगा, ठीक है, प्योर जो वेपर प्रेशर होगा मतलब प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा, इसके कंपेरिजन में कम होगा। तो इसलिए जो P2 होगी पार्शियल जो वेपर प्रेशर होगी, है ना, ईच इंडिविजुअल आपके कंपोनेंट की, वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ओवरऑल हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो ओवरऑल जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, एज कंपेरिजन टू आइडियल वाले सॉल्यूशन से क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखो ऐसा क्यों, आपने कहा सर AB क्या है, AB के जो बीच का जो इंट्रैक्शन है वो लेस है, तो आपने कहा सर मैंने एक सॉल्यूशन बनाया, अब जो मेरी जो A और B के बीच का जो इंट्रैक्शन है वो अगर कम है तो क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर बनेगा, समझ रहे हो, अगर मतलब ज़्यादा वेपर बनेगा, और अगर ज़्यादा वेपर बनेगा तो ज़्यादा क्या कहोगे, ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। भाई अगर ज़्यादा वेपर बनेगा तो क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, समझ गए। तो अगर हम ये कहें, मतलब देखो, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि इस केस में हमें हमारी हमारी जो वेपर प्रेशर जो होगी P1 की, पार्शियल वेपर प्रेशर होगी जो P2 की, है ना, और जो ओवरऑल हमारा जो सॉल्यूशन का जो प्रेशर होगा वो हमें ज़्यादा समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप क्या कहोगे, आप इस केस में कुछ इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनाओगे पॉजिटिव डेविएशन का। ये आपने कहा सर ये मेरा किसके लिए था, ये मेरा P2 के लिए था, ये था ना P2 के लिए, पीछे वाले से देखो, ये किसके लिए था, ये P1 के लिए था, ठीक है। तो अब हम कह रहे हैं नहीं, हमारा अब इस केस में आपका जो P1 है वो ज़्यादा है, तो P1 ज़्यादा है तो कैसे बनाओगे, कुछ ऐसे बनाओगे, ठीक है। ये आपका अब क्या हो गया, ये आपका P1 हो गया, अब ये आपका P1 हो गया, ठीक है। और ये अब आपका क्या हो गया, डैश मतलब सॉलिड लाइन से ये आपकी हो गई P2, ठीक है, ये आपकी हो गई P2। नाउ आप इन दोनों को फिर से मिलाओगे, आपने कहा कुछ ऐसे करते हैं, ये फिर इसका भी ओवरऑल आपका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, दैट इज P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ये तो कहोगे, आ रही बस में। देखो अब ऐसी बात है, देखो अगर हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन, तो पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है, पॉजिटिव है, नाम से ही लग रहा है कि मतलब आइडियल से थोड़ा सा ज़्यादा, आइडियल से थोड़ा सा ज़्यादा, दैट इज पॉजिटिव डेविएशन। अच्छा, अब अगर हम इसकी बात करें, जैसे कि अब अगर हमारा ये अगर इफेक्ट करेगा, जैसे हमने कहा कि सर हम इसकी अगर बात करते हैं, ये तो हो गई, ये चीज़ तो हो गई, ये आपका ये पहला केस हो गया, ये आपका पहला केस हुआ इस टाइप से। अच्छा, दूसरा केस देखो क्या बनेगा, दूसरा केस में भी देखो ये हो सकता है कि अगर हम इसकी वॉल्यूम की बात करें, हम अगर दो सॉल्यूशन को, अगर हम दो कंपोनेंट को अगर हम मिक्स करेंगे तो उसकी जो हमें जो वॉल्यूम मिलेगी वो कैसे मिलेगी, सोचो कैसे मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। क्यों पॉजिटिव मिलेगी, पॉजिटिव मिलने का मतलब क्या है, ज़्यादा मिलेगी, पॉजिटिव मिलने का मतलब क्या है, ज़्यादा। देखो कैसे, आपने कहा कि सर जो AB के बीच का जो इंट्रैक्शन फोर्स है वो लेस देन है, AB के बीच का, AB मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंट्रैक्शन फोर्स है वो क्या है, कम है। तो आप कह रहे हो कि अगर इंट्रैक्शन फोर्स अगर कम है, लेस है, तो जो सॉल्यूशन को पकड़ करके रखने की कैपेसिटी क्या होगी, मतलब डिक्रीज है, तो ज़्यादा प्रेशर बनेगा, मतलब ज़्यादा वेपर बनेगा। तो अगर ज़्यादा वेपर बनेगा तो उसकी हम कह सकते हैं कि इसकी वॉल्यूम क्या होगी, बढ़ रही है, समझ गए। तो आप ये कहोगे सिंपल, बिकॉज रीज़न क्या है, तो बिकॉज प्रेजेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज फाउंड टू इंक्रीज। जैसे आप पानी को गर्म करते हो, पानी जब गर्म हो जाता है तो उनके बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स, पानी की मॉलिक्यूल्स के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि पानी कुछ ज़्यादा ही हमें क्या होता है, नजर आता है ना। तो कुछ वैसा ही समथिंग यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें तीसरी चीज़, आप बताओ कि इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इसका जो एंथैल्पी है मिक्सिंग करने पर, वो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, बताओ, गेस कर पा रहे हो क्या पड़ेगा। देखो भाई अगर पॉजिटिव रीजन तो पॉजिटिव ही होगा। अच्छा, अब इसके पीछे का रीज़न क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, ओके। अब इसके पीछे का देखो रीजन समझो,
आपने कहा कि हमारे सर जो मतलब क्या कह रहे हो आप लोग कि जो इंट्रैक्शन फोर्स है ना, वो क्या है, कम है। ठीक है, अच्छा, तो इंट्रैक्शन फोर्स कम है, इसका मतलब है कि आपको देखो, अगर आपको रिएक्ट कराना है, ठीक है, तो आपको एक दूसरे के उनको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा नज़दीक लाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप उनको क्लोज़र लाओगे ना, ठीक है, तो अगर क्लोज़र लाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको हीट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। समझ रहे हो भाई? देखो, अट्रैक्शन फोर्स कम है, मतलब ज़्यादा दूर दूर है, तो अगर आपको उनको अगर क्या करना है कि अगर आप उनको एक दूसरे से अगर रिएक्ट कराना है, तो आप उनको क्या करोगे, एक दूसरे के नज़दीक लाओगे। तो एक दूसरे के नज़दीक कैसे लाओगे, बाहर से कोई एनर्जी दोगे। तो एनर्जी दिया हमने, देखो मैंने आपको बताया था कि अगर आप सिस्टम में एनर्जी दे रहे हो तो दैट इज आपका वो एक पॉजिटिव एंथैल्पी कहलाता है। ठीक है, आगे बात समझ में, यानी कि एंडोथर्मिक। पॉजिटिव का मतलब क्या है, यानी कि आपको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक। क्यों, मैंने आपको बताया क्योंकि इनके बीच का इंट्रैक्शन, जो इंट्रैक्शन है वो क्या है, कम है। तो कम है तो उनको आपस में क्लोज लाने के लिए, मतलब वो दूर भागने की कोशिश, ऐसे समझो अगर इंट्रैक्शन कम है तो दूर भागने की कोशिश करेंगे, तो आपको उनको क्लोज लाने के लिए, रिएक्शन कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन को आपको उन दोनों को एक दूसरे को हीट देना पड़ेगा। तो हीट देने का मतलब है कि आपने पॉजिटिव दिया। ठीक है, तो ये कहानी हो गई किसकी, पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। चलो, अब हम इसके कुछ जल्दी से एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखो आपको याद रखने पड़ेंगे। अब ये तो याद रखना पड़ेगा, बाकी अब सब सारी चीज़ें, अब एग्जाम्पल कौन समझ सकता है भाई, एग्जाम्पल में वही है बस, इसी के बेसिस पे आप एग्जाम्पल को भी डिफाइन कर सकते हो कि कोई एक सॉल्यूशन होगा, उन दोनों सॉल्यूशन की जो इंट्रैक्शन जो फोर्सेज होगी वो ज़्यादा होगी, जब हम उनको मिला देंगे तो उनकी जो इंट्रैक्शन फोर्स होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। देखो, अब इसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, कौन कौन सा है। पहला है कि आपका हाँ, एथिल, सॉरी एथिल, ETHYL, एथिल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन। ये नाम याद रखना है आपको, ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, एथिल अल्कोहल एंड साइक्लोहेक्सेन का सॉल्यूशन अगर आप बनाओगे तो ये आपका एक पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। दूसरा एग्जांपल जो है वो है एसीटोन एंड कार्बन डाइसल्फाइड, सल्फाइड। ओके, तीसरा एग्जांपल देखो क्या है, तीसरा एग्जांपल है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड बेंजीन। ओके, थर्ड देखो क्या है, एथिल अल्कोहल, मतलब फोर्थ जो भी कह लो, ETHYL, एथिल अल्कोहल एंड वाटर। ठीक है, तो इस टाइप के आपके जो भी सॉल्यूशन मिलेंगे वो आपका कैसा शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा, है ना। नाउ हम बात करते हैं अपने निगेटिव डेविएशन की। ओके, देखो ना, जल्दी से हम बात कर लेते हैं अपने नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग निगेटिव डेविएशन। अब मे बी कभी एक कोई ऐसी भी सॉल्यूशन होगी कि जो हमारा एक निगेटिव डेविएशन शो करेगा। देखो, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, है ना, एग्जिस्ट करती हैं तभी हमने ये बनाया है। ऐसा नहीं है कि ये हमने बना दिया तो फिर वो एग्जिस्ट करने लगा, ना, पहले एग्जिस्ट करती थी भाई। ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप किसी चीज़ को, आप किसी थ्योरी की डिस्कवरी करोगे तब बाद में जा कर के उस थ्योरी की, नहीं, थ्योरी पहले हम क्या करते हैं, वो मतलब वो चीज़ें पहले से ही एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, अब हम थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज़ करके हम क्या करते हैं, हम उन एग्जिस्ट चीज़ों के बेसिस पे हम अपनी थ्योरी बनाते हैं। भाई थ्योरी ऐसे तो बनाई जाती है, कोई भी थ्योरी ऐसे तो बनाई जाती है, तो ये चीज़ पहले से एग्जिस्ट करती है, समझ रहे हो, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। अब ये चीज़ पहले से एग्जिस्ट करती है, आप उसको समझ सकते हो कि अपनी थ्योरी बना सकते हो, अच्छा ऐसे हुआ होगा, अच्छा ऐसे हुआ होगा। ठीक है, देखो, तो मे बी इसमें अब देखो क्या हुआ होगा कि अब इसमें देखो जस्ट अपोजिट हुआ होगा कि A और B के बीच का जो इंट्रैक्शन फोर्स है ना, मोर देन होगा इंट्रैक्शन फोर्स बिटवीन, ऐसे यहाँ पे लिख लो, इंटरैक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी मोर देन किससे किससे, ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के बीच के कंपैरिजन हमारा जो अब ए का जो इंट्रैक्शन फोर्स होगा वो समझो क्या होगा, अब बुझा दो। अब समझो, बात समझो मेरी। अगर आपने कहा सर ए के बीच का अगर इंट्रैक्शन फोर्स अगर ज़्यादा है, बात समझना है यहाँ से, बस समझ जाओगे। अब आपने कहा सर अगर ज़्यादा है, अगर ए के बीच, बस इसको याद रखो, ए के बीच का अगर इंट्रैक्शन फोर्स अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो जो सॉल्यूशन है एक दूसरे को ज़्यादा तेज़ी से पकड़ करके रखा हुआ है। तो ज़्यादा तेज़ी से पकड़ करके रखा हुआ है तो ज़्यादा प्रेशर नहीं, ज़्यादा वेपर नहीं बनेगा, और अगर ज़्यादा वेपर नहीं बना तो
अब हमारा जो ग्राफ होगा आइडियल ग्राफ के कंपैरिजन में, वो अब आइडियल ग्राफ से थोड़ा सा क्या होगा, नीचे की तरफ बनेगा। समझ गए, आगे बात समझ में है ना। तो आपने कहा कि सो दैट इस केस में जो हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट क्या होगा, एंड ऑल्सो दैट ऑफ सॉल्यूशन, है ना, सॉल्यूशन का भी जो पार्शियल प्रेशर होगा दैट ऑफ सॉल्यूशन विल बी लेस, है ना, एज कंपेयर टू आइडियल सॉल्यूशन। हमेशा अपने आइडियल कंपेरिजन हम कंपेरिजन करके चलेंगे ना, एज कंपेरिजन टू आइडियल सॉल्यूशन। ओके, इतना समझ आ रही है। अच्छा, तो अगर ऐसा है भाई तो हम ये कह सकते हैं क्या, इसका मतलब क्या होगा, दैट इज नाउ अब जो हमारा P1 होगा वो लेस देन होगा किससे, P1 नॉट x1 से, एंड जो हमारा P2 नॉट सॉरी हमारा जो P2 होगा वो भी क्या होगा, लेस देन होगा P2 नॉट और x2 से। बोलो यही तो होगा भाई। अगर देखो आप कह रहे हो कि अब हमारा जो AB के बीच का जो इंट्रैक्शन है वो अब कम है ना, सॉरी वो ज़्यादा है, तो अगर ज़्यादा है भाई तो अब यानी कि अब उनके बीच में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है, तो स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है यानी कि प्रेशर वेपर कम बनेगा दैट इज प्रेशर कम होगा। ठीक है, अच्छा, है ना। टोटल वेपर प्रेशर जो हमारा क्या होगा, वो क्या होगा अब हमारे आइडियल वाले सॉल्यूशन के कंपेरिजन में वो क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। तो देखो पहली बात आपने यहाँ से ये बता दी, पहली चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ देखो, अगर ऐसा है बच्चे बात समझो, अगर आपने कहा सर ऐसा है, इंट्रैक्शन फोर्स अगर ज़्यादा है, तो इंट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है मतलब कि अब बात समझो, अगर आपसे ये कहें कि वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग, मतलब अगर हम जब दोनों हमने कंपोनेंट को अगर हमने मिक्स कर दिया तो उस कंडीशन में आपकी जो वॉल्यूम होगी वो बताओ क्या होगी, पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी। तो आप क्या कहोगे सर, निगेटिव होगी। सोचो कैसे। देखो आपने कहा सर इंट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा है, मतलब देखो आपने कहा कि इंट्रैक्शन फोर्स अब ज़्यादा हो गई है ना। इंट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होने का मतलब है कि अब ये एक दोनों दूसरे को क्या करेंगे, अभी मान लो ऐसे हैं, इंट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा हो गई तो अब ये ऐसे और नज़दीक आ गए, तो देखो वॉल्यूम क्या हुआ, कम हुआ। समझ गया मेरी बात, वॉल्यूम क्या हुआ, कम हो गया ना। तो आप ये कहोगे कि हमारी निगेटिव मिलेगी, मतलब हमारी वॉल्यूम अब क्या हो गई, कम हो गई, है ना। तो इसका रीज़न क्या बताओगे, बिकॉज इंक्रीजिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, बिटवीन ए बी के बीच की जो अट्रैक्शन फोर्स की जो इंक्रीमेंट हुई है, तो क्या होंगे, टू कंपोनेंट्स विल कम क्लोजर, क्या हो जाएंगे, वो क्लोजर आ जाएंगे, है ना, विल कम क्लोजर एंड डिक्रीज कर जाएगी वो उनकी वॉल्यूम, एंड डिक्रीज दी वॉल्यूम। क्लियर है इतनी बात, बताओ, बस ये कहानी होगी। ठीक है ना। अगर हम आपसे ये पूछें, चलो बताओ इस पे डेल्टा एच मिक्सिंग पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो तो ये भी भाई निगेटिव होगा, जैसा कि नाम से ही लग रहा है यार। अगर थोड़ा सा भी अगर ट्रिक यूज कर सकते हो ऐसे कर लो, नहीं अगर समझना चाहते हो ऐसे समझो। देखो आपने कहा सर हम इनको आपस में मिक्स किए, तो अब क्या था कि ये जो हमारे जो पार्टिकल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गए। तो नज़दीक आ गए इसका मतलब है कि ये ऑटोमेटिकली नज़दीक आ रहे हैं, है ना, ये ऑटोमेटिकली रिएक्ट कर रहे हैं, इसको हमें कोई बाहर से एनर्जी देनी नहीं पड़ रही है। और जब ये ऑटोमेटिकली जब ये आपस में जब एक दूसरे से जब क्लोजर हो रहे हैं, ठीक है, जो फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन है अगर वो ज़्यादा है, तो अगर फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये कोलाइड करेंगे, कोलाइड करके क्या करेंगे, एक एनर्जी का रिलीज करेंगे, तो वो एनर्जी क्या होगी, बाहर निकलेगी। तो आप कहोगे क्या, दैट इज एक्सोथर्मिक को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, निगेटिव। क्लियर है ना। ठीक है, तो आपने कहा कि सर निगेटिव है, तो निगेटिव है मतलब हमारा ये क्या होगा, हमारा एक एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, एक्सोथर्मिक THER। ओके, समझ गए। देखो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का बच्चे देखो कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। मैं आपको बताया था कि अगर A है और प्लस B है, मान लो एक प्रोडक्ट बनता है D। मान लो आपने कहा कि सर इस AB को कराने के लिए हमने अगर हीट दिया है,
हीट अगर हमने दिया है, तो अगर हीट दिया है तो दैट इज आपने हीट ऐड किया ना, आपने हीट क्या किया, ऐड किया, ठीक है। तो अगर हीट अगर आप ऐड कर रहे हो तो दैट इज आप उसको कहोगे एंडोथर्मिक, ठीक है। समझ में आ रही बात, अगर हीट आप ऐड कर रहे हो तो आप उसको क्या कहोगे, एंडो। ए प्लस बी है और ये आपस में रिएक्ट करके डी बनाए और साथ ही साथ उन्होंने एक हीट भी निकाल दिया, एक एनर्जी भी निकाल दी, तो कहोगे कि ये आपका एक एक्सोथर्मिक है। भाई हीट बाहर निकल रहा है दैट इज एक्सोथर्मिक, हीट आप इस रिएक्टेंट में दे रहे हो तो एंडोथर्मिक। तो ये होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मान लो एंडोथर्मिक को कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, देखो एंडोथर्मिक को ऐसे भी लिखते हैं, माइनस का हीट लिखते हैं ना। अच्छा, एक्सोथर्मिक को आप कैसे लिखोगे, प्लस का हीट। तो ये आपका एक्सो है और ये आपका एंडो है, ये चीज़ याद रखोगे, है ना। तो ये कहानी है किसकी, हमारी एंडोथर्मिक। फिलहाल हमें ये चीज़ें बातें नहीं समझनी थी, ये बस आपको हम एक्स्ट्रा बता दिए, ये मेरे ख्याल से कभी और हम आपको बताए हुए होंगे। चलो, हमें समझना था इसका ग्राफ, कुछ नहीं भाई, इसका ग्राफ भी बड़ा आसान है, सिंपल। आपको आइडियल वाला ग्राफ याद है, हाँ सर आपने कहा सर मेरे को आइडियल वाला ग्राफ याद है। यहाँ पर हम x1 इज इक्वल टू 1 लेते हैं, x2 इज इक्वल टू 0 लेते हैं, यहाँ पर हम x1 इज इक्वल टू 0 लेते हैं, x2 इज इक्वल टू 1 लेते हैं। फिर हमने कहा सर इसका हमें, सॉरी डैश लाइन के थ्रू ना, इसका हमें कुछ यहाँ पर मिलता था, इसका हमें जो है वो कुछ यहाँ पर मिलेगा, और इन दोनों का हमें कुछ ऐसे मिलता था, ये हमारा आइडियल है। बट आपने कहा कि नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब हमारा ये जो है ये हमारा अब कुछ और थोड़ा सा लोअर हमारा वेपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो कुछ अब इस तरीके से आप बनाओगे ये लोअर, तो लोअर वाले की तरफ मतलब नीचे की तरफ से ले जाओगे। इसके लिए भी क्या करोगे, लोअर ऐसे, तो सॉरी यहाँ से ऐसे मिलेगा, ठीक है, ये लोअर बनाओगे, और इसके लिए भी ऐसे लोअर बनाओगे। तो बस यही है कहानी एंडोथर्मिक, मतलब ये पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन की। समझ में आ गई बात, है ना। अब ये जो आपका है, ये देखो ये आपका शो करेगा आइडल, है ना, और ये जो आपका होगा ये आपका होगा रियल। बस इसकी यही कहानी है। क्लियर है इतनी बात। ये आप बता दो कि आपका अगर ये 0 से आप 1 की तरफ गया दैट इज आपका ये P1 है, और ये आपका P2 है। ये आप 0 से 2 की तरफ गए तो ये आपका P2 नॉट होगा, और ये आपका P1 नॉट होगा। और ये जो आपका ओवरऑल है ये आपका होगा P टोटल दैट इज P1 प्लस P2। अब ये आपका होगा, अब ये आपका होगा P1 प्लस P2। समझ गए, मतलब आइडियल से थोड़ा सा कम, है ना। तो यही कहानी है हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन की। फिलहाल अब देखो, अब इसके एग्जाम्पल्स हैं, तो आप इनके एग्जाम्पल्स याद रख लो। एग्जाम्पल्स अब देखो याद रखने पड़ेंगे। तो एग्जाम्पल्स क्या हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म, CHLO क्लोरोफॉर्म, और उसके साथ हमने क्या ले लिया, बेंजीन। क्लोरोफॉर्म के हमने साथ क्या ले लिया, बेंजीन ले लिया। उसके बाद एक दूसरा एग्जाम्पल है, ज़्यादा नहीं, 2 ही याद रख लो, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म FORM, एंड डाईएथिल ईथर, डाईएथिल ईथर, ठीक है। इसे हम आगे भी पढ़ेंगे, डाईएथिल बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल तो अभी बात की बात है फिलहाल। तो ये आपने ये चीज़ इतनी सीख ली, ठीक है ना। देखो कोशिश क्या करो कि वीडियो को एक ही बार में देखो, मस्त अपना बैठ जाओ आराम से अपनी स्टडी रूम में, चाहे जहाँ भी आप बैठ करके पढ़ाई करते हो, और कोशिश करो कि चीज़ों को आप एक बार में सीखो, ठीक है। अगर हम इतनी बड़ी वीडियो जो है अगर एक बार में अगर बना रहे हैं तो आप भी कोशिश करो कि एक बार में सीखने की कोशिश करो, ठीक है। और ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो हो गया बहुत ही ज़्यादा बड़ा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखो, और कमेंट करके बताओ बच्चे कि आपको ये वीडियो जो है वो कैसा लगा। ठीक है, चलो पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।